अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एक्यू। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्चुअल मेमोरी। तो बताना चाहूँगा कि वर्चुअल मेमोरी का जो टॉपिक है उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। हर एक चंक एक क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे तो हमारा इंशाल्लाह पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास टॉपिक्स हैं वर्चुअल मेमोरी के जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे कि हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी देखेंगे, फिर वर्चुअल मेमोरी को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी आखिर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो कहाँ पर टेक प्लेस करती है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर। उसके बाद स्वैप स्पेस क्या होती है। उसके बाद क्या साइज ऑफ जो वर्चुअल मेमोरी है वो कितना हो सकता है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी वर्क कैसे करती है, और हम देखने वाले हैं कैलकुलेट करेंगे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का। और अगर सीपीयू बार बार पेज फॉल्ट इंटरप्ट की जो ट्रैप है वो बार बार जनरेट करता है तो फिर क्या होता है। उसके बाद हम कॉजेज ऑफ थ्रैशिंग देखेंगे, ये थ्रैशिंग भी देखेंगे क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं। और हम आगे देखेंगे क्या हम साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम किस तरह बढ़ाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल और मेमोरी का हम मीनिंग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें मीनिंग मेमोरी की, तो आपको पता ही होगा कि मेमोरी क्या है, काबिलियत है या प्रोसेस है किसी भी चीज़ को याद रखने का। और अगर बात करें वर्चुअल की, तो ऐसी चीज़ जो जाहिर तो हो, खुद को जाहिर तो करे कि वो है, लेकिन हकीकत में वो चीज़ जाहिर या हकीकी दुनिया में मौजूद ना हो। अगर इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे बहादुरी, ठीक है, वर्चुअल गेम्स, ठीक है। तो वर्चुअल की ही एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल पे, डिफाइन वर्चुअल मेमोरी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जो कंप्यूटर जो यूज़र को अलाउ करती है कि वो उसके कंप्यूटर के अंदर जो फिजिकल रैम है उससे ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स को रन कर सके। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आगे हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जो क्या करता है, जो हमारे पास फिजिकल रैम है उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ कम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कुछ मेमोरी एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने जो प्रोग्राम है उनको हम चला सकते हैं अगर हमारे पास फिजिकल मेमोरी कम भी हो तब भी। ये डेफिनेशन इसकी स्क्रीन पे जाहिर हो रही होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल पे। तो आगे है हमारे पास, वाई वी नीड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की जरूरत क्यों पेश आई, इसका आंसर चेक करते हैं। नीड, फर्ज करें आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर जो फिजिकल रैम है वो 2 GB की है, और आपके पास जो प्रोग्राम है वो है 5 GB का। अब आपके जो कंप्यूटर है वो इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता जब तक आपके जो कंप्यूटर की जो रैम है वो उस जो उसकी क्राइटेरिया वहां तक उसको मैच नहीं करती। तो इस चीज को दूर करने के लिए, यानी कि इस चीज को हैंडल आउट करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, वेयर इज द वर्चुअल मेमोरी टेक प्लेस इन दी हार्ड डिस्क। तो हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ पर मौजूद होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क के स्वैप एरिया को यूज करती है, तो उसको हम एज अ वर्चुअल मेमोरी का स्पेस बोलते हैं। और हमारे पास ये जो स्वैप एरिया है या स्वैप स्पेस है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद उस स्पेस को एलोकेट कर लेता है वर्चुअल मेमोरी के तौर पर। तो मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और वो है, व्हाट इज स्वैप स्पेस। अब ये स्वैप स्पेस क्या है, तो ये देखते हैं हम इसका आंसर। स्वैप एरिया हमारे हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है,
स्वैप स्पेस हमारे हार्ड डिस्क का तो स्वैप एरिया हमारे हार्ड डिस्क का वो एरिया होता है जिसको हम एज अ वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब स्वैप स्वैप जो स्पेस है इसके अंदर हमारे पास वो पेजेस रिलाई कर रहे होते हैं या पड़े होते हैं किसी खास प्रोग्राम के या प्रॉब्लम के या प्रोसेस के, जो अभी तक फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुए होते। तो जब फिजिकल मेमोरी को जरूरत पड़ती है वो इन पेजेस को स्वैप स्पेस में से अपने अंदर लोड कर लेती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और वो है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अब कंप्यूटर का जो वर्चुअल मेमोरी का जो साइज है वो क्या हो सकता है। अब इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। अगर साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो जो साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट खुद ही एडजस्ट कर लेता है जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं। और दूसरी बात, हम इसको खुद भी बढ़ा सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारी जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है और जो हमारी फिजिकल मेमोरी इसके अंदर इंसर्ट है, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और वह है हाउ डज वर्चुअल मेमोरी वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। तो मूव करते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो वर्चुअल मेमोरी एक आरसी प्रोसेस के ऊपर काम करती है जो कि जिसका काम क्या होता है, रैम और जो स्पेस हमारी डिस्क के ऊपर मौजूद है इन दोनों को कंबाइन करना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैपिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम डिमांड पेज के जरिए करते हैं या डिमांडिंग पेज के जरिए करते हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिमांड पेजिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो डिमांड पेजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग पेज इनटू रैम फ्रॉम द स्वैप स्पेस इज नोन एज डिमांड पेजिंग। सीपीयू की डिमांड के ऊपर लॉजिकल एड्रेस स्पेस में से जो हमारे पास पेजेस हैं उनको फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर लोड करवाना डिमांड पेजिंग कहलाता है। डिमांड पेजेस के अंदर जो हमारे पास मेन स्टेप्स हैं वो 6 हैं, और वो हम आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला स्टेप जो है ये है हमारे पास, अगर सीपीयू को किसी पेज को रेफर करना है जो कि हमारे जो पेज टेबल है और जो फिजिकल मेमोरी है उसके अंदर मौजूद है नहीं है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को वो पेज चाहिए तो सीपीयू एक इंटरप्ट जनरेट करता है, और उस इंटरप्ट को कहते हैं हम पेज फॉल्ट। तो जैसे ही पेज फॉल्ट अकर होता है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, और उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं उसको वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में से मेन मेमोरी के अंदर या फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर लेकर आता है, ताकि सीपीयू उन एड्रेस के या उन पेजेस को एक्सेस हासिल करके उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को जारी कर सके। तो ओएस क्या करता है, वो जो रिक्वायर्ड पेज होता है उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस में से सर्च करता है। जैसे ही वो उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस में से उसको फाइंड आउट कर लेता है तो उसको वो क्या करता है जी, फिजिकल मेमोरी के अंदर लेकर आता है, और इस काम के लिए वो डिफरेंट एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है ताकि पेज को आसानी से रिप्लेस कर दिया जाए लॉजिकल एड्रेस में से फिजिकल एड्रेस के अंदर। तो आगे हमारे पास द पेज टेबल विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो जैसे ही हमारे पास वो जो लॉजिकल एड्रेस में से फिजिकल एड्रेस के अंदर हमारे पेजेस आ जाएंगे तो हमारे पास एक पेज टेबल होता है जो कि सीपीयू के पास आता है, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास जो पेज है, पेज टेबल है वो अपडेट हो जाता है, तो एक सिग्नल जो है वो सीपीयू की तरफ सेंड किया जाता है कि हमारे पास जो पेज टेबल है उसके अंदर जो पेजेस तुम्हें रिक्वायर्ड थे वो आ चुके हैं और आप अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारे पास जो कि प्रोग्राम हमने ब्लॉक स्टेज के अंदर डाला था वो फिर से रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है और प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। So hence, whenever a page fault occurs, these steps are followed by the operating system and the required page is brought into the memory। जब भी हमारे पास पेज फॉल्ट अगर होता है ये स्टेप दोहराए जाते हैं और वो पेजेस जो हमारे सीपीयू को उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में से जो कि स्वैप स्पेस है उसमें से उठाकर फिजिकल एड्रेस स्पेस जो कि हमारी रैम है उसके अंदर
रिप्लेस किए जाते हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है। और उसके जैसे ही उसके अंदर फिजिकल मेमोरी के अंदर पेजेस आ जाते हैं, हमारा जो पेज टेबल जो कि सीपीयू को रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाती है और एक सिग्नल सीपीयू की तरफ भेज दिया जाता है कि ताकि उस प्रोग्राम को रेडी स्टेट के अंदर लाकर अपना काम आगे कंटिन्यू कर सके। तो मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, जिससे आगे क्लियर हो जाएंगी हमारी चीज़ें। तो सबसे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर। और ये हमारा पास क्या है, सीपीयू है। और ये हमारी फिजिकल एरिया स्पेस है। और पीए हमारा पास क्या है, फिजिकल एड्रेस। और एलए हमारा क्या है, लॉजिकल एड्रेस। और ये हमारे पास पेज टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास पेजेस पड़े हैं जो कि जहां से सीपीयू उसको एक्सेस कर रहा है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर। और वो जो उसके जो पेजेस हैं वो हमारे फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर लोड करवाए जाते हैं, जितने की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद वो जो पेजेस, ये जो फ्रेम्स होते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस के, वो हम लोड करवा देते हैं पेज टेबल के अंदर। अब जैसे सीपीयू को किसी पेज की जरूरत होती है, वो इस टेबल में से देखता है और उसके जरिए वो फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर जाता है, वहां से इसको एक्सेस कर लेता है। अब अगर पेज टेबल के अंदर वो पेज का जो लोड ही नहीं है, जो कि फिजिकल एड्रेस के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो सीपीयू क्या करता है, एक इंटरप्ट जनरेट करता है। अब ओएस क्या करता है, अपना उसमें सीपीयू से कंट्रोल हासिल करता है और चेक करता है कि क्या वो जो पेज रिक्वायर्ड है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर पड़ा है। और अगर पड़ा है तो वो क्या करता है, उसमें से उसको उठाता है और फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर उसको रख देता है। और एक सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू के लिए, तो कि वो यहाँ से अपडेट हो चुका है हमारा पेज टेबल, और यहाँ से वो क्या कर सके, अपनी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन उसको कंटिन्यू कर ले। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो ये है कि एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी के हमारे पास अगर एडवांटेजेस की बात करें तो वो हमारे पास मेन दो ही हैं। वो कौन कौन से हैं, अभी देखते हैं। अगर बात करें पहले एडवांटेजेस की, वो ये है कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं या प्रोसेस है, उनको हम सिमिल्टेनियसली चला सकते हैं, लोड करवा सकते हैं हम अपनी क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी के अंदर। क्योंकि कुछ पेजेस ही लोड होने हैं हमारी फिजिकल मेमोरी के अंदर, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जगह होती है यूटिलाइज करने के लिए अपने प्रोसेसेस को। तो दूसरा जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो हमारा प्रोसेस है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और मेन मेमोरी की जो लिमिटेशन थी उसको ख़त्म कर दी जाती है। और ऐसा किसकी मदद से होता है, ड्यू टू डिमांड पेजिंग की मदद से। जी, हमारे पास जो स्वैप स्पेस है उसका हम इस्तेमाल करके हम अपनी वर्चुअल मेमोरी की जो साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं, जो कि हेल्पफुल होती है मेन मेमोरी के लिए, ताकि हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये हमारे पास मेन एडवांटेजेस थे वर्चुअल मेमोरी के। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। वो यह है हाउ टू कैलकुलेट पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या होता है। तो ये वही टाइम है जब हम सीपीयू ने एक जनरेट किया था ट्रैप या एक इंटरप्ट जनरेट की थी, तो उसके लिए लॉजिकल एड्रेस से पेज को फिजिकल एड्रेस के अंदर रिप्लेस करने के लिए जो टाइम लगा था, जो सर्विस के लिए टाइम लगा था, उसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। और इस चीज को सर्विस देने के लिए हमारे पास वो जो हमने पहले 6 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं वो दोहराने पड़ते हैं। अब अगर बात करें इसके एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस की, एफिशिएंट टाइम एक्सेस की, तो उसका हमारे पास एक फार्मूला है। वो ये है कि लेट मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू एम। ठीक है, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का हमारे पास जो टाइम है उसको हमने फर्ज कर लिया कि वो एम के बराबर है, और पेज फॉल्ट सर्विस का जो टाइम है वो एस के बराबर है। और पेज फॉल्ट रेट, कितनी स्पीड या शरह के साथ हमारे पास पेज फॉल्ट अकर हो रहे हैं, उसको हमने पी से डिनोट कर दिया। देन इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जितनी रेट के साथ हमारे पास पेजेस फॉल्ट आ रहे हैं और उसको कितना टाइम लग रहा है हर पेज फॉल्ट को सर्विस टाइम देने के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस जो हमारे पास मेन मेमोरी को एक्सेस करने का है इनटू 1 - पी। अब यहाँ पर अगर एक और बात करें, वो ये है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है उसको एक्सेस करने का जो रेट है, जो टाइम है,
वो नैनो सेकंड्स के अंदर होता है। और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क को, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, और 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 मिलियन नैनो सेकेंड्स के अंदर। तो जाहिर बात है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेजेस आ जाता है कि हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है वर्चुअल मेमोरी का एक्सेस लेकर। तो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सीपीयू जनरेट कंटिन्यूअसली पेज फॉल्ट इंटरप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है थ्रेशिंग नाम की, ठीक है, थ्रेशिंग नाम की। तो जब सीपीयू बार बार पेज फॉल्ट इंटरप्ट की जो ट्रैप्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो जनरेट करता रहेगा, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बार बार पेजेस को लॉजिकल एड्रेस में से उसके अंदर फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर रिप्लेस करता रहेगा। और इस प्रोसेस के जो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर जो सीपीयू है हमारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बिजी हो जाता है, और इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग की स्टेट या थ्रेशिंग। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। वो है राइट द काजेस ऑफ थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग हमारे पास क्यों आती है, तो इसके हमारे पास जो मेजर दो काज हैं वो हम देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास कॉज है वो है हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आप चलाते ही जा रहे हो, जबकि आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रेम्स हैं वो कम हो जाते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी जो स्वैपिंग स्पेस है, वो बार बार रीलोड रिफ्रेश होती रहती है। यानी कि स्वैपिंग स्पेस में से जो पेजेस पड़े हैं उसको फिजिकल मेमोरी के अंदर लाने के लिए जो ओएस है वो जो साइकिलिंग के अंदर काम कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है पेजेस, वो बहुत क्विकली होना शुरू हो जाते हैं, और वो सीपीयू वहीं पर स्टील हो जाता है, जो थ्रैशिंग की कॉज बनती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, तो एग्जांपल है हमारे पास अगर लेट फ्री फ्रेम हमारे पास 400 है। केस वन की अगर बात करें कि नंबर ऑफ प्रोसेस अगर हमारे पास 100 है, तो हमारे पास हर एक प्रोसेस के लिए 4 फ्रेम बच जाएंगे, जो कि एक एफिशिएंट केस बनता है। अगर हम केस टू की बात करें कि अगर हमारे पास फ्री स्पेस 400 है और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस भी 400 हो जाते हैं, तो हर प्रोसेस के लिए 1 फ्रेम बचेगा, और वो जो 1 फ्रेम है तो उसके लिए हमें बार बार पेजेस को रिफ्रेश करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तो वहां पर हमारे पास थ्रेशिंग की वजह बन जाती है। तो आगे हम मूव करते हैं दूसरे कॉज की तरफ। वो ये है लैक ऑफ फ्रेम। वही जो हमने बात की, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या प्रोसेस बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास जो फ्रेम्स की जो है उनकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रैशिंग अकर होती है। तो गाइज यहीं पर हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।